अब हम क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन कर लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन करने के लिए हमें क्या समझना है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सम, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब जीडीपी क्या है, सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या है ये वर्ड, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन अ ईयर। क्या है ये, जीडीपी एट एमपी की डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर को हम जीडीपी बोलते हैं। मींस जितनी भी प्रोडक्शन एक कंट्री में हुई, किसकी, फाइनल गुड्स की, इंटरमीडिएट की नहीं, फाइनल गुड्स की जितनी भी प्रोडक्शन हुई उसका टोटल एक साल के अंदर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, इस पे बाद पे आएंगे। फिर दूसरी डेफिनेशन आपको समझनी है, ये वाली नेशनल। अब आपको क्या समझना है, ये 8 वेरिएंट्स के अंदर, ये 8 वेरिएंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है क्या है, एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। आज तक आपने जो मेन टर्म यूज किया है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की है, लेकिन नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट एफसी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। और एक होती है नेशनल इनकम, एक होती है डोमेस्टिक इनकम। इसको कहते हैं नेशनल इनकम, इसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। किसको, एनडीपी एट एफसी को। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीपी एट एफसी मींस डोमेस्टिक इनकम, एनएनपी एट एफसी मींस नेशनल इनकम। अब पहला तो हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की डेफिनेशन कर दी, यानी कि जीडीपी की डेफिनेशन हमने कर ली। जीडीपी लिखा हो सिंपल तो हम हमेशा मार्केट प्राइस पे ही मानते हैं, और उसकी डेफिनेशन यही होती है, सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन अ ईयर। इंपॉर्टेंट वर्ड, सम, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ ईयर। तो आप इनमें से किसी की भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी मैंने कराया था, क्या कराया था, कि इसका फॉर्मूला जीडीपी से निकाल सकते हैं ना हम, जीडीपी एट एमपी से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, ग्रॉस और ग्रॉस सेम है, एमपी और एमपी सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल बदलना था तो एनएफवाईए ऐड कर दिया, एनएफवाईए ऐड कर दिया। अब मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी हो अगर, तो कैसे लिखूंगा मैं, इसकी डेफिनेशन तो मुझे याद हो गई, सिंपल है क्या, सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन अ ईयर इंक्लूडिंग एनएफवाईए, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ऐसे करके आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे इसकी बनानी है, एनएनपी एट एमपी की बनानी है, किससे, तो मैं जीडीपी के फॉर्मूले से पहले इसको कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा, ग्रॉस से नेशनल बनाना है, क्या करना है, ग्रॉस से नेशनल बनाना है तो लेस डेप्रिसिएशन, यहां से देख सकते हैं आप। फिर डोमेस्टिक से नेशनल बदलना है तो प्लस एनएफवाईए, एमपी और एमपी सेम है। अब क्या करूंगा, इसकी डेफिनेशन, सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बट इंक्लूडिंग एनएफवाईए। ऐसे करके आप बाकी की डेफिनेशन जो है वो बना सकते हैं। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में गिवन है, मान लो जीडीपी एट एफसी गिवन है क्वेश्चन में, तो आप इन कन्वर्जन फॉर्मूलाज का यूज करके आप और कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन बनाने के लिए जीडीपी की डेफिनेशन आपको आती है, कन्वर्जन फॉर्मूले से उसका फॉर्मूला लिखो और जीडीपी की डेफिनेशन का यूज करके उसकी डेफिनेशन बना लो। यू डोंट हैव टू लर्न डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन में जो टर्म यूज हो रही थी आपकी, वो डोमेस्टिक टेरिटरी टर्म यूज हो रही थी ना, और जो आपकी नेशनल इनकम की डेफिनेशन में टर्म यूज हो रही थी वो नॉर्मल रेजिडेंट यूज हो रही थी, जब मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी। अब हमें इन्हीं दो टर्म्स को एलैबोरेट करना है और समझना है एक्चुअल में ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है और ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है।
ये दोनों ही टर्म्स आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के लिए यूज होती हैं। ठीक है, इसका फर्दर और कहीं कोई रेलिवेंस नहीं है और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के लिए ये दो टर्म्स जो हैं वो ड्राफ्ट की गई हैं, बनाई गई हैं, राइट। अब इसमें पहली टर्म आ जाती है नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो कम से कम 1 साल तो एक कंट्री में रहा हो। जैसे हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इंडिया में कम से कम वो 1 ईयर रहा हो। तो मींस नॉर्मली रिजाइडिंग इन अ कंट्री की कंडीशन क्या है कि ही शुड स्टे इन अ कंट्री फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और मोर, तो वो कह सकते हैं नॉर्मली रिजाइडिंग इन अ कंट्री है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मींस जो वो मनी अर्न कर रहा है और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करता है, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है वो भी कौन से कंट्री में कर रहा है। बेसिकली आप कह सकते हो कि वो जो मनी अर्न कर रहा है वो कौन से कंट्री से अर्न कर रहा है। तो इन दो पॉइंट्स को कोलैबोरेट करके नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन बनती है। अब नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर जितने भी आप लोग अपने आसपास देखते हो जो सिटीजन्स हैं इस कंट्री के, है ना, जो कई होंगे जो आपने देखा होगा बाहर लोकल यहीं जॉब्स करते हैं या उनका बिजनेस है या उनकी शॉप्स हैं, वो सारे तो सीधे सीधे डायरेक्टली नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जो लोग बाहर से आए हैं, जो फॉरेनर्स हैं, तो फॉरेनर्स अगर इंडिया में आए, किस बेसिस पे आएंगे? या तो स्टूडेंट होंगे, या तो ट्रैवलिंग के लिए आए होंगे, या तो मेडिकल टूरिज्म टर्म होती है आजकल कि मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए, या कोई इलाज करवाने के लिए, कोई सर्जरी करवाने के लिए लोग आते हैं, या कोई कंपनी के इंजीनियर्स आते हैं आपको कोई टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए। तो ऐसे जो लोग हैं वो नॉर्मली जो है 1 ईयर से ज्यादा रहते ही नहीं है। ठीक है, दूसरे जैसे इंडिया में आए हैं, जापान से आए थे इंडिया में, तो जापान से इंडिया में आए तो नॉर्मली 1 ईयर से ज्यादा रहेंगे नहीं, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स ऐसे करके रहते हैं। तो कुछ लोग तो डेज के लिए आते हैं, तो वो तो इस क्राइटेरिया में ही फॉल नहीं करेंगे। जब वो इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के है ही नहीं। कहां के नॉर्मल रेजिडेंट हैं? जिस कंट्री से आए हैं। अमेरिका से आए तो अमेरिका के, जापान से आए तो जापान के, पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के नॉर्मल रेजिडेंट्स। क्लियर है? दूसरी चीज क्या होती है कि मान लो उनमें से कोई 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा है, मोर देन 1 ईयर रह लेता है इनमें से ही, चाहे वो ट्रैवलिंग करने आया था, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म के लिए आया था, चाहे वो स्टूडेंट था, चाहे वो कोई टेक्निकल टीम थी जो मशीनरी की ट्रेनिंग देने आई थी इंडिया में। ठीक है, इनमें से कोई भी है और वो 1 ईयर से ज्यादा रह लेता है, तो हम सेकंड चीज देखते हैं कि एक्चुअल में वो पैसे कहां से कमा रहे हैं। मींस पैसे जो सैलरी है उनको इनका होम कंट्री दे रहा है या वो एक्चुअल में इंडिया से अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो इंडिया से अर्न कर रहे होंगे तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे, अगर वो अपने कंट्री से ही अर्न कर रहे होंगे तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेंगे। ठीक है, अब ये नॉर्मल रेजिडेंट टर्म समझना क्यों जरूरी है? जो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होता है उसी की इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में, इंडिया की नेशनल इनकम मतलब NNP@FC में ऐड होगी। जो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है उसकी इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी, इसलिए ये टर्म समझना बहुत जरूरी है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कोई बॉर्डर वर्कर है, मींस वो बॉर्डर क्रॉस करके जाता है, इंडिया से नेपाल जाता है, बॉर्डर क्रॉस करके काम करता है, वापस आ जाता है। तो अगर इंडिया से कोई नेपाल जा रहा है, काम करता है डेली बेसिस पे और वापस आ जाता है, तो ऐसे पर्सन को आप इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट गिनेंगे। वैसे ही अगर कोई नेपाल से इंडिया में आता है, काम करता है और वापस चले जाता है, तो ही इज अ बॉर्डर वर्कर, बॉर्डर में काम करता है, तो जिस कंट्री का एक्चुअल में वो है, ठीक है, उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर किया जाता है उसको। फिर कोई यूएनओ से टीम आई है, कोई किसी कंट्री की कोई डेलीगेशन आई है, डिप्लोमैट्स आए हैं, वो सारे डिप्लोमैट्स जिस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर होते हैं। ठीक है, विजिटिंग कंट्री के कभी नहीं होते हैं, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। कोई मेडिकल फैसिलिटी के लिए इंडिया में आया है और इंडिया में आया, 6 मंथ्स के लिए रहा, वापस चला गया। अब इस केस में उसने पहले वाली कंडीशन पूरी नहीं की, तो जब उसने पहले वाली कंडीशन पूरी नहीं की तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकता है। ऐसे करके कुछ और एग्जांपल्स भी इसके होते हैं जो आप रीड कर लेंगे। अब आते हैं दूसरी टर्म पे, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया।
ये टर्म किसके लिए इंपॉर्टेंट है? डोमेस्टिक इनकम के लिए। डोमेस्टिक इनकम को आप एनडीपी एट एफसी भी बोलते हैं, और वैसे जीडीपी की डेफिनेशन के जीडीपी एट एमपी की डेफिनेशन में भी डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड मैंने यूज किया था। अब डोमेस्टिक टेरिटरी वैसे तो बहुत सिंपल है, इंडिया के बॉर्डर्स, जो इंडिया के लैंड बॉर्डर्स हैं और टेरिटोरियल वाटर के बॉर्डर्स हैं, उस सारे के अंदर जो भी चीज है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होनी चाहिए। नॉर्मली जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं तो यही आपके माइंड में आएगा, लेकिन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम हमने कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको माना जाता है कि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी हो। तो हमें ऐसी कुछ चीजें समझनी है। नॉर्मल इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हुई? इंडिया के बॉर्डर्स, चाहे वो वाटर बॉर्डर्स हो चाहे वो लैंड बॉर्डर्स हो, उनके अंदर जो भी कुछ है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब उसके अलावा कोई भी शिप, एयरक्राफ्ट मींस प्लेन, शिप को वेसल भी बोलते हैं हम, वेसल, एयरक्राफ्ट। अब ये क्या होते हैं? एयरक्राफ्ट जो होते हैं या शिप्स जो होती हैं वो कंट्री टू कंट्री ऑपरेट करती है। हो सकता है इंग्लैंड से इंडिया ऑपरेट करती हो, इंडिया से इंग्लैंड ऑपरेट करती हो, लेकिन उसका ओनर क्या हो? इंडियन हो। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट वर्ल्ड में कहीं भी घूम रही हो, कहीं भी ऑपरेट कर रही हो, लेकिन उसका ओनर जिस कंट्री का है, वो शिप्स और एयरक्राफ्ट जो हैं वो उस कंट्री की ही डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर होती हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट शिप है, इंडियन शिप है, उसको एक इंडियन ओनर ओन करता है, लेकिन वो चलती कहां है? इंग्लैंड और यूएसए के बीच में चलती है, वहां टू एंड फ्रो जाती है। तो वो जो शिप है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर होती है। अब इसका मतलब क्या होता है? यानी कि उस शिप में जितनी भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सारा कंसिडर होगा कि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रहा है। ये मतलब होता है डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर करने का। शिप्स, एयरक्राफ्ट, ऐसे ही ऑयल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑयल के, जो आज यहां पे ड्रिल कर रहे हैं, फिर थोड़े टाइम बाद कहीं और ड्रिल कर सकते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। तो उसमें भी ओनर, जिस कंट्री का ओनर है उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी वो कंसिडर होती है। इसके अलावा कोई भी एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी वर्ल्ड में कहीं हो, इंडिया की मिलिट्री की कोई एस्टैब्लिशमेंट वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, कहीं पे भी किसी भी कंट्री में, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर होती है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के लिए। वैसे नहीं हो जाती है वो टेरिटरी इंडिया की। सिमिलरली अब इनका रिवर्स करें, कोई भी शिप, एयरक्राफ्ट चाहे इंडिया में चल रहा हो, ठीक है, कहीं भी, लेकिन उसका ओनर जो है वो अमेरिकन है, तो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी है। कोई भी ऑयल इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर कोई भी ऑयल, फ्लोटिंग ऑयल प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसको ओन कौन कर रहा है? चाइना वाले ऑन कर रहे हैं, तो वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर होगी। इंडिया में एम्बेसी है, यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो वो सारी एम्बेसीज जो हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है तो इंडिया के अंदर, इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर है वो, लेकिन वो कंसिडर क्या होती हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री जिसकी वो एम्बेसी है, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। आ गई बात समझ? तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है डोमेस्टिक टेरिटरी को कंसिडर करते हुए। अब ये जो एग्जाम्पशन है, शिप्स, एयरक्राफ्ट को माना जाता है कि जो ओनर है जहां का है, ऑपरेट कहीं कर रही हो वर्ल्ड में, लेकिन ओनर जहां का है वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी। वैसे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, एम्बेसीज कहीं हो वर्ल्ड में, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। अब एसबीआई इंडिया का बैंक है, इसकी ब्रांच वर्ल्ड में कहीं हो सकती है, पर ध्यान रखना है कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी, उसकी ब्रांच अगर इंडियन कंपनी है, उसकी ब्रांच वर्ल्ड में कहीं भी हो, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। इंग्लैंड में एसबीआई की ब्रांच है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। ये जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किनके लिए हैं? शिप, एयरक्राफ्ट, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स और एम्बेसीज के लिए पॉइंट है कि वर्ल्ड में कहीं हो, किसी भी कंट्री में हो, लेकिन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन उसके अलावा और कुछ भी है, बैंक है, कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, कुछ भी है, कोई भी कंपनी, बैंक के लिए ये पॉइंट, डोमेस्टिक टेरिटरी का पॉइंट में एग्जाम्पशन नहीं है। मींस एसबीआई की ब्रांच कनाडा में है तो कनाडा की डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। लेकिन इंडियन एम्बेसी कनाडा में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर होगी। कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो इंडिया की कनाडा में
तो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर होगी। कोई प्राइवेट कंपनी का ऑफिस हो, कोई गवर्नमेंट कंपनी का ऑफिस हो, तो उस चीज में उसके अंदर ये पॉइंट्स कंसिडर नहीं होते हैं।